वेलकम ऑल टू पीडब्ल्यू यूपीएससी। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और आज हम फोकस बैच में हैं। आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज की। नाउ अपने आप में बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आप पिछले 7 से 10 साल के पेपर देखेंगे तो आपको हर साल एक ना एक दो क्वेश्चन जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे मिलेगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो दिस इज इंपॉर्टेंट और दिस विल हेल्प यू इन राइटिंग योर मेंस आंसर, क्योंकि हम इसमें जो बात करेंगे आज के लेक्चर में, हम सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट एज ए कंसेप्ट की बात नहीं करेंगे। हम देखेंगे इंडिया का इंपोर्ट बास्केट क्या है, क्या उसका इम्प्लीकेशन है, एक्सपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हम उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत फंडामेंटल नेचर के होते हैं। फंडामेंटल नेचर का मतलब है बहुत बेसिक नेचर के होते हैं। बहुत सारा ऐसा एक नैरेटिव है कि सर ये यूपीएससी लेवल का है कि नहीं है। यूपीएससी का कोई लेवल है ही नहीं। वो कितना भी बेसिक पूछ सकते हैं, वो कितना भी टॉप पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको उस पैरामाउंट लेवल को समझना है तो उसके लिए आपको बेस बहुत क्लियर रखना होगा। यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल इससे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आया था, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब आप आई गेस इससे सिंपल क्वेश्चन जो है वो नहीं हो सकता इस टॉपिक से। उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए थे, 4 पॉइंट्स दे दिए थे, उनके कोडिंग पूछ ली थी, कॉम्बिनेशन पूछ लिया था कि इसमें से क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है, क्या नहीं आता है। सिंपल। सो व्हेन द क्वेश्चन इज ऑफ दिस लेवल, और सबसे बड़ा जो मिथ है जो एक बना रखा है आप में से बहुत लोगों ने, कि यूपीएससी में बहुत हाई लेवल का पूछा जाता है और इस चक्कर में, हाई लेवल पढ़ने के चक्कर में आप लोग जो है फंडामेंटल क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। आप लोग जो बेसिक क्वेश्चन आता है, जो बहुत बेसिक होता है, आप किसी भी पेपर में देखेंगे, प्रीलिम्स के आप पिछले 10 साल के पेपर उठा लीजिए, किसी भी पेपर में आप देखेंगे 40% क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिक हैं, जिसे हम फंडामेंटल कहते हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। इनके जवाब, या मैं अगर इसको ऐसे कहूं कि ये 40% क्वेश्चन के जवाब आपको आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। आपको किसी हाई लेवल, किसी एडवांस लेवल पढ़ने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट हियर टू बी इकोनॉमिस्ट। हमें एक जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो हम पिक कर लेंगे और यहीं पे कट ऑफ का फॉर्मूला भी बन जाता है। जितने बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, मान लीजिए 100 में से 40 अगर आपके क्वेश्चंस बेसिक हैं, उसमें 10 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन आप और ऐड कर लीजिए, यही रेंज होगी आपकी कट ऑफ की, जनरल की कट ऑफ की। इससे ज्यादा नहीं आती। आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा एनालिसिस किया होगा। सिंपल चीज है ये। अगर, और मेजॉरिटी स्टूडेंट से गलती यहां होती है, इन फंडामेंटल क्वेश्चन को, इन 40% क्वेश्चन को मोस्ट ऑफ द पीपल दे लीव थिंकिंग अरे ये तो कौन पढ़ेगा, इतना इजी थोड़ी पूछता है यूपीएससी। अगर यही पता चल जाता कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है, या ये फॉर्मूला मेरे पास आ जाए कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है, देन वी कैन अंडरस्टैंड what it is all going to be. But understand one thing, रैंक और सिलेक्शन में जो डिफरेंस है वो इसका है। जिसका बेसिक अच्छा होगा उसकी अच्छी रैंक आएगी। आप सुपरफिशियल पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो, आप सुपरफिशियली आप बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें पढ़ना शुरू करते हो, सिलेक्शन हो जाएगा, मान लेता हूँ। रैंक और सिलेक्शन में डिफरेंस जो है वो उन्हीं का है जिनके फंडामेंटल क्लियर हैं। बहुत सारे आप ऐसे स्टूडेंट्स देखते हैं, बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आपने देखे होंगे जिन्होंने क्या किया है, पिछले साल उनकी, 1 साल पहले उनकी रैंक थी मान लो 200 कुछ, और 1.5 साल के बाद, 2 साल दूसरे अटेम्प्ट, मतलब 1 साल छोड़ के दूसरे साल में उन्होंने टॉप कर दिया। क्या करा उन्होंने? कुछ नया पढ़ लिया, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया, कुछ एक्स्ट्रा किताबें पढ़ ली, कुछ नहीं किया उन्होंने सिर्फ अपने फंडामेंटल्स को ब्रश अप किया। उन्होंने सिर्फ अपने फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस किया, क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल कंसेप्ट साउंड है, और ये सिर्फ इकोनॉमी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। यूपीएससी का लेवल किसी को नहीं पता, जिसको पता है वो सिलेक्ट हो चुका होता। किसी को नहीं पता यूपीएससी का लेवल क्या है, वो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन पूछता है। और
इससे बुरी बात नहीं हो सकती। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप साल भर 2 साल 3 साल तैयारी करके ये 40% क्वेश्चन में गलती कर रहे हो तो आपके प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी में गलती है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। आपने बड़ी चीज पढ़ ली, आपने करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्विन डेफिसिट सिंड्रोम और बड़े बड़े हैवी से जो है कंसेप्ट पढ़ लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस क्या है। दैट्स यूजलेस। यहां वी आर नॉट हियर टू गेट अ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी, अंडरस्टैंड दिस थिंग। So this is the one thing that I always say in every class to every batch कि focus on this। अगर आप इसमें गलती नहीं करोगे आप सिलेक्ट हो जाओगे। और ये 40 एज अ होल, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सब में आप इसको देखोगे तो 40% क्वेश्चन जो होता है बहुत फंडामेंटल होता है, बहुत बेसिक होता है। एनसीईआरटी में उसके जवाब फॉर श्योर मिलेंगे। अगर करंट अफेयर से भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई फंडामेंटल कंसेप्ट जो है एम्बेडेड होता है, वो वहीं यहां से सॉल्व होगा, वो बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने से नहीं होगा। हम पढ़ेंगे उसको, बट सेंटेंस फॉर्मेशन तो बात की चीज है ना। सर योर ग्रामर, हम तो ग्रामर पे फोकस करेंगे। अरे ABCD तो सीखो पहले, ग्रामर पे फोकस बाद में करना है। ABCD पे तो फोकस कर लें, वर्ड फॉर्मेशन तो समझ लें, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन और फिर ग्रामर। ग्रामर is also important, but without understanding word formation, without understanding letters, how can you go for grammar? That is on a higher side. That is on a higher side. So today we are going to talk about balance of payment and exchange rate. Now, what this all balance of payment story is about? This is about international trade. This is about international trade, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है. Now, this international trade is not something new to human civilization. When we see history, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर हमें एविडेंसेस मिले कि इनका इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था, चाहे वो डॉकयार्ड हो, चाहे वो अफगानिस्तान में जो है ट्रेडिंग पोस्ट हो जहां से वो सुमेरिया और आगे के उसमें ट्रेड कर रहे थे। आफ्टर दैट व्हेन वी सी मौर्यन टाइम्स, और मौर्यन टाइम्स से पहले ही ग्रीक्स आ गए थे, इंडो ग्रीक्स, और ग्रीक्स के आने के बाद क्या हुआ, इंडिया और ग्रीस में जो है एक ट्रेड रिलेशन डेवलप हुआ। उससे पहले पर्शियंस आ गए थे, इंडिया और पर्शिया में जो है ट्रेड रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ। और ग्रेजुअली यही इंटरनेशनल ट्रेड जब पूरी दुनिया में इन चीज़ों को, तो एक चीज़ हमें समझ में आती है कि इस इंटरनेशनल ट्रेड की हिस्ट्री पुरानी है। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें तब से इसके एविडेंस मिलते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था। अब हम मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ जब आते हैं और इसी इंटरनेशनल ट्रेड में अगर हम 20th सेंचुरी या हम पोस्ट रेनेसां यूरोप की जब हम बात करते हैं तो इसी इंटरनेशनल ट्रेड की क्वेस्ट ने क्या किया, कॉलोनियलिज्म को जन्म दिया। इसी इंटरनेशनल ट्रेड ने क्या किया, इंपीरियलिज्म को डेवलप किया। अंग्रेज क्या करने आए थे, ट्रेड करने ही तो आए थे। पोर्चुगीज क्या करने आए थे, ट्रेड करने आए थे। एंड ग्रेजुअली दैट डेवलप्ड इनटू कॉलोनियलिज्म। यू कांट इग्नोर any point in history without economy. You cannot ignore any point in economy without history. Geography, polity, add on. Multiple times I have told that this examination is interdisciplinary. Now you have to integrate yourself. So international trade हो रहा था, हमेशा से हो रहा था। 1944 में जब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ, क्योंकि अब 1944 मतलब तब तक ये समझ में आ गया था कि वर्ल्ड वॉर 2 अनकरीब खत्म होने वाला है और अब नए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक नई दुनिया को हमें शक्ल देनी है। और अब क्योंकि बॉर्डर्स जो है वो मोर और लेस सीज हो जाएंगे। आप एक चीज समझिए, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के पहले तक, और टाइम इनफाइनाइट से, एंड आई हैव टोल्ड दिस मल्टीपल टाइम्स दैट acquisition of land was the symbol of prosperity. Acquisition of land was the symbol of prosperity. जिसके पास जितना बड़ा साम्राज्य होगा, जिसके पास जितना बड़ा एम्पायर होगा, वो उतना महान, वो उतना बड़ा, वो उतना शक्तिशाली, वो उतना प्रॉस्परस। हर कोई यही कर रहा था। अलेक्जेंडर भी एक्सपेंशन कर रहा था, मौर्यंस भी एक्सपेंशन कर रहे थे, समुद्रगुप्त भी एक्सपेंशन कर रहा था, रोमन्स भी एक्सपेंशन कर रहे थे, मंगोल्स भी एक्सपेंशन कर रहे थे, एवरीवन। क्योंकि पूरी दुनिया में व्हाट वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग? लैंड, एंड स्टिल इट इज। स्टिल इफ यू ओ अ पीस ऑफ लैंड यू आर एक्चुअली प्रॉस्परस। देन दिस, और ये अल्टीमेटली कहां पहुंच जाता है? इसी एक्सपेंशन ऑफ लैंड और इंटरनेशनल ट्रेड का कॉम्बिनेशन क्या कहलाया? कॉलोनियलिज्म। अब सर आप ये बात बता रहे हो, ये तो हिस्ट्री की बात है। नहीं, और यही एक्सपेंशन हिटलर को कहां लेके गया? पोलैंड। यही एक्सपेंशन ने क्या शुरू किया? वर्ल्ड वॉर टू। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होते होते तक एक चीज रियलाइज हो गई कि अब हमें इस लैंड एक्सपेंशन से दुनिया को निकालना है और हमें एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर स्टैब्लिश करना है, जिसकी आउटलाइन तय करने के लिए ब्रेटन वुड्स में कॉन्फ्रेंस हुई। और ब्रेटन वुड में 3 ऐसे इंस्टीट्यूशंस प्रपोज किए गए जो कि इस न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर को, इस न्यू कहना चाहिए कि एक नया एक सिस्टम बनेगा, क्योंकि अब वेल्थ इज द सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमी इज द सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी। अब ये लैंड से, सिर्फ जमीन होने से नहीं काम चलेगा, सिर्फ जमीन होने से काम नहीं चलेगा। नाउ वेल्थ, नाउ इकोनॉमी इज द सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी। सो वी हैड फ्यू ऑर्गेनाइज 3 ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें प्रपोज किए गए, उसमें से 2 निकल के आए। 3 जो प्रपोज हुए थे, वर्ल्ड बैंक विच वाज प्रपोज्ड एज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देन वी हैव IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और तीसरा ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विच नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस। बाद में 1995 में हम देखते हैं कि WTO निकल के आता है। ये तब आना था, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस ये नहीं आ पाए। WTO की क्लास में देखेंगे कि क्यों नहीं हो पाया। नाउ व्हाट हैपेंड कि भैया इंटरनेशनल ट्रेड तो अब होना है, लेकिन अब इंटरनेशनल ट्रेड में हमें मेजर भी तो करना होगा कि कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, कितनी चीजें होंगी, कैसे हर चीज को जो है रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, हर चीज को मेजर करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो IMF ने कहा कि देखो भाई साहब, ऐसा है, रिकॉर्ड करेंगे लेकिन सब एक ही फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेंगे, सब एक ही फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेंगे, और उसको स्टैंडर्ड माना जाएगा। उसकी जिम्मेदारी, उस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी जो भी उस देश का सेंट्रल बैंक होगा, जो भी उस देश का सेंट्रल बैंक होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी कि उस सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके दुनिया के सामने रखे कि भैया ये हमारा सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि यहीं से आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा जो है इंटेंसिफाई हो जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, what it is a systematic record. Balance of payment is a systematic record of ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इसको समझना पड़ेगा, ये सिर्फ 2 सरकारों के बीच का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये सिर्फ रेसिडेंट्स के बीच का ट्रांजैक्शन नहीं है। इफ यू रिमेंबर इन वन लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। वी हैव हाउस होल्ड, वी हैव फर्म्स, वी हैव गवर्नमेंट एंड वी हैव रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो ट्रांजैक्शन है, मतलब हर सेक्टर का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, जो भी ट्रांजैक्शन जो है वो हो रहा होगा, वो क्या कहलाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, वो ट्रांजैक्शंस आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू द ट्रांजैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट और ट्रांजैक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल्स।
दीज आर ट्रांजैक्शन बिटवीन ऑल, मतलब ये जो सारे सेक्टर्स हैं ये किस तरीके से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करेंगे, इनकमिंग आउटगोइंग बोथ। इनकमिंग आउटगोइंग बोथ ये कहां रिकॉर्ड होगा? ये रिकॉर्ड होगा इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये रिकॉर्ड होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ ईच कंट्री, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आईएमएफ ने कहा कि भैया ये जो है आपको सारे बैंक्स को, सारे जितने सेंट्रल बैंक्स हैं उनको इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो इसे रिकॉर्ड करें, और सारे सेंट्रल बैंक्स इसे रिकॉर्ड करेंगे। इंडिया के केस में दैट इज आरबीआई, इंडिया के केस में दैट्स आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको रिकॉर्ड करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसे रिकॉर्ड करेगा किसमें? दिस इज द फॉर्मेट वेयर इट इज, यस। ये बीपीएम 6 मैनुअल, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आईएमएफ ने दे रखा है, विच इज फॉर ऑल कंट्रीज। हर कंट्री का जो भी रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक होगा, हर कंट्री का जो बैंक होगा वो इसको बनाएगा, वो इसको मेंटेन करेगा। फॉर्मेट ऑलरेडी गिवन है एंड ऑल द फिगर्स आर एक्सप्रेस्ड इन यूएस डॉलर्स। All the figures are expressed in US dollars. So this is one part. तो अब हमारे यहाँ क्या होगा, जितना ट्रांजैक्शन यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी फॉर्मेट होगा उसको कहाँ से रिकॉर्ड किया जाएगा? उसको रिकॉर्ड किया जाएगा यहाँ पर। कौन करेगा? आरबीआई करेगा इंडिया के केस में। अब होगा क्या कि मान लीजिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ दो ही एंटिटी लेते हैं, हम लेते हैं एक इंडिया और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हम दो कंट्रीज भी नहीं लेते क्योंकि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। एक तरफ है हमारा हाउस होल्ड भी है, हमारे गवर्नमेंट भी है, फर्म्स भी है, ठीक है। इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में बहुत सारी कंट्रीज से इंडिया जो है सामान आएगा भी, मल्टीपल जगह से, चाइना से भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम यूएसए से भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम सऊदी अरेबिया से भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम यूएई से भी, सबसे ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमारा सामान आ रहा है, हमारा सामान जा रहा है, ठीक है। तो जितना पूरी दुनिया से सामान उठा और इंडिया में आया, तो हमारा जो सामान आया वो पूरी दुनिया, मतलब हमारे यहाँ जो सामान आया या हमारे यहाँ जो इंपोर्ट हुआ वो किसी और के लिए एक्सपोर्ट है, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो किसी और के लिए इंपोर्ट है। भाई फ्रॉम एक तरफ से पैसा उठा दूसरी तरफ चला गया, तो हमारा जो इंपोर्ट है वो किसी और का एक्सपोर्ट है। तो जितना दुनिया ने एक्सपोर्ट किया उतना हमने इंपोर्ट किया, और जितना हमने एक्सपोर्ट किया उतना पूरी दुनिया ने इंपोर्ट किया। तो नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट दुनिया का क्या हो गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। दुनिया का नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना होना चाहिए? जीरो, क्योंकि जितना हमने इंपोर्ट किया उतना ही पूरी दुनिया ने एक्सपोर्ट किया। मान लेते हैं सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन हो रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया के बीच, और जितना पूरी दुनिया ने एक्सपोर्ट किया उतना हमने इंपोर्ट किया। सो देयर एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू आवर इंपोर्ट एंड आवर इंपोर्ट इज इक्वल टू देयर एक्सपोर्ट, हेंस नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द वर्ल्ड विल बी जीरो। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रीलिम्स में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट में, और कई बार जल्दबाजी में जो है गलतियां हो जाती हैं। तो जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था ना 40% वाली जो चीज़ है, गलतियां सबसे ज़्यादा वहीं होती हैं, और नुकसान जो आपको एग्जाम में होगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम में होगा, वो उन्हीं गलतियों की वजह से होगा। इसलिए इस लेवल पे आके, लेवल इज people judge the things by level, sir there is no level again। इस बेसिक फंडामेंटल अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, everything is fine with you। so what you need to understand कि sir this is systematic record of all economic, एक बार ये भी पूछा था, balance of payment constitutes transaction between the governments, transaction between the residents and the governments, all economic transactions and something else। यही क्वेश्चन था एग्जैक्टली प्रीलिम्स में पूछा हुआ। आपको यकीन नहीं होगा, पास्ट ईयर के पेपर देख लेना। ओके, सो दिस इज व्हाट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज।
So it includes all the international transactions, that includes individual, corporate and government. ये देखो हमने यहाँ, मैंने आपको यहीं बता दिया, हमारे जो 4 सेक्टर मॉडल था उसमें हाउस होल्ड था, फर्म्स था, गवर्नमेंट था और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इन तीनों का जो भी ट्रांजैक्शन होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, इन तीनों का जो भी ट्रांजैक्शन होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, वो कहाँ आएगा? वो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होगा। Fine. Then, so this we have already done. So when we say that the net balance of payment of the world is zero, it means that inflow and outflow of the funds. अब देखो एक और चीज समझो, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जब हम कह रहे हैं इंपोर्ट, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, मैंने आपको बताया था एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जी प्लस एक्स माइनस एम। यहां पे आप देखो इंपोर्ट जो है वो माइनस है, सो हम क्या कर रहे हैं, हम प्लस एक्स माइनस एम, हम प्लस एक्स माइनस एम कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो एक्सपोर्ट है, ये तो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट में तो सामान बाहर जा रहा है और इंपोर्ट में सामान अंदर आ रहा है देश के। लेकिन जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, माना सामान बाहर जा रहा है, लेकिन लेट्स से मनी, सिंपल है, मनी इज कमिंग इन, तो उस पैसे को हम क्या करेंगे, अपनी इकोनॉमी में ऐड करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट सामान भले ही बाहर जा रहा है लेकिन पैसा हमारी इकोनॉमी के अंदर आ रहा है, भले ही वो बाहर बना है, डजंट मैटर। लेकिन अगर आप इंपोर्ट को देखोगे तो एग्जैक्ट ऑपोजिट हो रहा है, सामान कहां बना है, वो प्रोडक्शन कहां हुआ है, वो हमारी इकोनॉमी के अंदर हुआ है। आई एम सॉरी, वो इकोनॉमी जो है वो हमारी जो इंपोर्ट है उसमें सामान जो है वो बाहर बना है, हमारी इकोनॉमी में रहा है, लेकिन क्योंकि द मनी इज गोइंग आउट ऑफ अवर इकोनॉमी। इन एक्सपोर्ट व्हाट इज हैपनिंग, प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, सो मनी इज कमिंग इन आवर कंट्री, सोल्ड आउटसाइड डजंट मैटर। So because here money is coming in, what we will do, we will add up this. Here money is going out of the economy, we will negate this. हम इसको माइनस कर देंगे, हम इसको कम कर देंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपनी इकोनॉमी से। फाइन। अब ये तो जो आपने बात बोली सर, ये दुनिया के लिए हो सकती है, लेकिन किसी भी कंट्री के लिए तो ये शायद पॉसिबल नहीं है, किसी भी कंट्री के लिए ये शायद पॉसिबल नहीं है कि हम इसे डे टू डे वो करें। Now, means there are some imbalances in this balance of payment. अब इसीलिए हमको ये समझना होगा, हमें ये देखना होगा कि इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, क्योंकि अगर कहीं पर इम्बैलेंस है तो हमें उस पर भी काम करना चाहिए। इम्बैलेंस अगर है, इम्बैलेंस दो कंडीशन हो सकती है, एक व्हेन x इज मोर देन m, और एक इम्बैलेंस हो सकता है व्हेन x इज लेस देन m। अगर ये है तो हमारी इकोनॉमी में पॉजिटिव है, हमारी इकोनॉमी में पैसा ज्यादा आ रहा है, नेट हम नेट एक्सपोर्टर हैं, विच इज गुड फॉर इकोनॉमी। लेकिन अगर ये है तो दिस इज सिचुएशन विच इज अ वरिंग सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है जहां हमें एज एन इकोनॉमी, एज एन पॉलिसी मैटर्स की जब हम बात करते हैं तो देखने की जरूरत है कि कहां पर क्या प्रॉब्लम है। अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, या देयर आर 3 कंपोनेंट्स टू दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट, one is current account, capital account, and third is official reserve transactions and errors and omissions. अब ये कई बार आ सकता है, this is a potential prelims question. This is a potential prelims question. डायरेक्टली आ सकता है, यही तो क्वेश्चंस आ रहे हैं। So the 3 components, current account, capital account and official reserve transactions or errors and omissions, ये होते क्या हैं? So now let us see कि ये क्या components हैं। ये बहुत ज़्यादा, if you talk about this part, ये जो third part है, ये इसका वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल होता है। तो जनरली जब हम कंप्लीट बैलेंस ऑफ पेमेंट को ओवरव्यू कर रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं इसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हमारा मेजर फोकस जो होता है वो इन 2 कंपोनेंट्स पे होता है, जहां पर हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं।
अगर हम समझें, ओके दिस इज, ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अगर आपको ये जैसे बजट में मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बताया था, ये फ्लो चार्ट कुछ उस तरीके का ही है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की बहुत बड़ी कहानी समझ में आ जाएगी। अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, करंट अकाउंट में उन सारे ट्रांजैक्शंस को हम लेते हैं, करंट अकाउंट में हम उन सारे ट्रांजैक्शंस को लेते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं या जो जनरली एक साल या के अंदर वन टाइम ट्रांजैक्शंस जो हैं, हम उसको क्या दिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, करंट अकाउंट। जैसे इस साल का गुड्स का एक्सपोर्ट कितना हुआ, हाँ इस साल का सर्विसेज का इंपोर्ट कितना हुआ। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर जब हम लिख रहे हैं गुड्स, मान लो हम इसको अगर कोई वैल्यू देना चाहें, हम अगर इसे कोई वैल्यू देना चाहें, लेट्स से हम कह रहे हैं द ट्रेड ऑफ गुड्स इज, गुड्स के नीचे लिखा होगा -50 मिलियन यूएसडी। अगर हम ये लिख रहे हैं गुड्स के नीचे दैट देयर इज what is the value, that is -50 मिलियन यूएसडी, इसका मतलब ये है कि गुड्स में इंपोर्ट ज्यादा हुआ है, एक्सपोर्ट कम हुआ है। माइनस अगर आ रहा है तो हमारा माइनस क्या था, हमारा माइनस क्या था यहां पर, इंपोर्ट। माइनस की पोजीशन क्या आ रही थी कि एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट। तो यहां नेट फिगर, अगर हम इधर की बात करेंगे तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें नेट फिगर मिलेगा। सर्विसेज लेट्स से +$80 मिलियन, मतलब हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट ज्यादा हुई हैं, सर्विसेज इंपोर्ट कम हुई। सो दिस इज हाउ। लेकिन फिर समझना होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने क्या कहा था, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने किसकी बात की थी, हमने सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की जो है बात की थी इन दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो वी आर गोइंग टू सी नॉट जस्ट वन, वी आर गोइंग टू सी ऑल। सो करंट अकाउंट में वो सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं जो शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं, जो वन टाइम होते हैं या जो एक साल में सेटल हो जाते हैं। इस साल का एक्सपोर्ट, इस साल का इंपोर्ट, सो ऑन। तो इस करंट अकाउंट के दो कंपोनेंट्स हैं, इस करंट अकाउंट के दो कंपोनेंट्स हैं। वन इज द विजिबल, अनदर इज द इनविजिबल। ये फ्लो चार्ट समझ लेंगे, आगे की डेफिनेशंस बहुत इजी हो जाएंगी। विजिबल कंटेंट की जब हम बात करते हैं, मतलब जो टैंजिबल है। विजिबल का मतलब क्या है, टैंजिबल है। टैंजिबल को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट है, फील है, फिजिकल फॉर्मेट में है। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स। इनविजिबल की जब हम बात करते हैं तो हमें यहां पर मिलती हैं सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। सो इनविजिबल सर्विसेज ना दिखाई दे रही है ना कुछ नहीं, इट इज जस्ट इनटैंजिबल है, इनविजिबल है। फिर इनकम, इनकम क्या, किसकी इनकम। इनकम में इफ यू रिमेंबर वी हैव टॉक्ड अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 factors of production, wages, 4 factors of production, that is your land, labor, capital, entrepreneurship। और इन चारों से ही जो इनकम जनरेट होगी वो कहाँ आएगी। ऐसा भी हो सकता है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हों जो इंडिया में काम कर रहे हैं, जो इंडिया में कैपिटल लगाया होगा, कोई काम कर रहा होगा, कोई जो है वेजेस ले रहा होगा। सो वॉट एवर इनकम दैट इज गोइंग आउट and whatever income whatever money that is coming in the head of incomes, we will keep it here. So what kind of income? अब लैंड ओइंग को लेके तो बहुत सारे इश्यूज हैं, वो लीगैलिटीज में आता है, वो बात की बात है, उसको हम नहीं लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा होगा बाहर, जिन्होंने बाहर इन्वेस्ट कर रखा होगा तो उन्हें प्रॉफिट मिल रहा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको डिविडेंड भी जब प्रॉफिट आ रहा होगा तो डिविडेंड भी आ रहा होगा। वी टॉक्ड अबाउट दिस डिविडेंड। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बाहर कैपिटल लगा रहा होगा तो उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा होगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, दे आर अर्निंग। एंड when you see the nature of these transactions, they are coming like for this year, profit of this year,
When profit is of this year, then dividend भी, of course, dividend is the share of profit. जब आप कहोगे interest, तो इस साल कितना interest? The interest accrued this year, the interest earned this year. So this is what? Short-term transaction generally settling in less than 1 year. फिर आता है तीसरी चीज जो आपके इसमें है, एंड दैट इज ट्रांसफर्स. ट्रांसफर्स क्या होते हैं? ट्रांसफर्स होते हैं यूनिलेटरल पेमेंट्स. जनरली जो पेमेंट होता है, जनरली जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है वो टू वे होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप गए, आपने शॉप पे पैसे दिए, उसने आपको सामान दिया. आपने पैसे दिए तो आपने चीज इंपोर्ट कराई. आपने अपनी सर्विस दी तो आपको सैलरी मिलेगी. टू वे ट्रांजैक्शंस. लेकिन यहां पर ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो यूनिलेटरल हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है रेमिटेंसेस. अब ये रेमिटेंसेस क्या होता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडियन रेसिडेंट है, भारत के नागरिक हैं, लेकिन वो विदेशों में जाके काम कर रहे हैं. बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तानी नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, जो बाहर जाके काम कर रहे हैं. वो वहां पैसा कमाते हैं, डॉलर्स में, दिरहम्स में, दिनार में, रियाल में पैसा कमाते हैं, पाउंड्स में भी कमाते हैं. उस पैसे का एक हिस्सा वो अपने पास रखते हैं जो उनके वहां जनरली खर्चे वगैरह के काम आता है, लेकिन उसका एक हिस्सा वो क्या करते हैं, वो वापस अपने देश भेजते हैं टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स. दैट इज कॉल्ड. अब ये जो पैसा यहां पर हिंदुस्तान में बैठे लोग उस पैसे को जो रिसीव कर रहे हैं, उसके बदले तो वो कुछ नहीं दे रहे हैं ना, वहां पे उसकी सर्विस हो चुकी है. लेकिन ये जो पैसा इंडिया रिसीव कर रहा है, देखो यहां पर कैपिटल लगा होगा, यहां पर कुछ ना कुछ मेहनत हुई होगी, यहां पर सर्विसेज को का लेन देन हो रहा है, यहां गुड्स का लेन देन हो रहा है. लेकिन ये जो ट्रांसफर्स हैं, खासतौर पर रेमिटेंसेस जो हैं, जब ये रेमिटेंसेस इंडिया में आ रहे हैं, इसके बदले इंडिया से बाहर कुछ नहीं जा रहा है. दैट इज वाई दिस आर यूनिडायरेक्शनल, सॉरी, और यू कैन से यूनिडायरेक्शनल. These are unidirectional payments. वन डायरेक्शन है, सेकेंड कुछ नहीं हो रहा है. These are वन डायरेक्शनल पेमेंट. इसके अलावा गिफ्ट्स भी आ जाते हैं. ये भी जो है वन डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल पेमेंट है. So this will be coming here, but this will be accounted for 1 year only. It will be accounted for 1 year only. Now there is one more component that comes here, and that is balance of trade. So generally when we talk about balance of trade, we take this component only, the visible part, the net visible part. एक टर्म क्या आता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड. सो यहां पर हम सिर्फ गुड्स की बात करते हैं, यहां पर हम सिर्फ गुड्स की बात करते हैं, एंड वी टॉक अबाउट ओनली नेट वैल्यू ऑफ दिस विजिबल. तो यहां पर हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की नेट वैल्यू ले लेते हैं. लेकिन जब हम ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं, अनदर टर्म दैट कम्स व्हिच रिलेट्स टू दिस, एंड दैट इज, लेट्स से, ट्रेड डेफिसिट. दिस इंक्लूड्स बोथ. सो जनरली व्हेन वी से बैलेंस ऑफ ट्रेड, हम सिर्फ यहां बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट की, तो हम गुड्स और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करते हैं. नाउ दिस इज व्हाट योर बैलेंस ऑफ पेमेंट फ्रॉम करंट अकाउंट लुक्स लाइक. कैपिटल अकाउंट की बात करें, कैपिटल अकाउंट में लेट्स राइट लाइक दिस, इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं थोड़ा सा. लेट्स से दिस इज आवर कैपिटल अकाउंट. 3 कंपोनेंट्स हमने यहां पर देखे हैं. एक है इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स और बैंकिंग कैपिटल. इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है, एफडीआई और एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन
portfolio investment, FPI, now the new term is not exactly new, but yes, foreign portfolio investment. इनके बीच द 10% रूल, ये बहुत सारे, यहाँ पर भी हम नेट वैल्यू लेते हैं, ऑल्दो हमारा ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। नेट वैल्यू हम यहाँ पर लेते हैं, मतलब कितना इंडिया में एफडीआई आया और कितना एफडीआई गया, कितना एफपीआई आया, कितना एफपीआई गया, तो हर चीज में हम क्या लेंगे, नेट वैल्यू लेंगे। जब हम लोन्स की बात करते हैं, क्यों, स्टार्टिंग में अगर आपको याद होगा हमने क्या कहा, ऑल ट्रांजैक्शन, तो लोन सॉवरेन भी हो सकता है, लोन कमर्शियल भी हो सकता है, और कमर्शियल लोन को हम क्या कहते हैं, ECB, that is external commercial borrowing, ECB, that is external commercial borrowing. Okay, now and banking capital, जो बाहर के बैंक्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया के बैंक्स बाहर ऑपरेट कर रहे हैं, उसका हम, उनका जो भी कैपिटल है उसको नेट वैल्यू ले लेते हैं। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसमें है क्या क्या, एक बार हम उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट, अब यहां पे देखो हमने जो यहां समझा ना, ये जो कहानी हमने समझी, इसका अब हम रिवीजन करेंगे, बड़ा क्विक वाला हो जाएगा। दैट इट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, अग्रीड, इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री। तो करंट अकाउंट से हमें क्या पता चल रहा है कि एक कंट्री के अंदर कितना एक्सपोर्ट या कितना इंपोर्ट जो है वो हुआ है। देन करंट अकाउंट, अभी हम इसके बारे में, डेफिसिट और सरप्लस के बारे में बात करें। हमारे पास क्या, इसके क्या पार्ट्स हैं, पहला है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड जैसा मैंने आपको बताया, इट इज डीलिंग विद गुड्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डीलिंग विद गुड्स, or all international transaction that involves all international transactions. Remember this part, it is always important. Sometimes you know, सिर्फ import export जो private sector कर रहा है वो नहीं है, जो household कर रहा है वो नहीं, all international transaction that is involving sale and purchase of goods are recorded in this balance of trade. When we say balance of invisibles, it includes, sir, balance of invisibles, invisibles कहाँ थे, इनविजिबल्स यहां थे, तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स क्या हो जाएगा, ये पूरा हिस्सा आपका बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स हो जाएगा। देन ट्रांसफर पेमेंट्स, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड दैट इट इज डोनेशंस, रेमिटेंसेस, गिफ्ट। और रेमिटेंसेस के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू शुड नो, दैट इंडिया इज द हाईएस्ट रिसीवर ऑफ रेमिटेंसेस इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीवर इन द वर्ल्ड। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस रिपोर्ट को रिलीज करता है, मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। और इंडिया के बाद सबसे ज्यादा रेमिटेंस कौन रिसीव करता है, दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस कौन रिसीव कर रहा है, मतलब इंडियंस जो बाहर काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंडिया है जो बाहर से इस हेड में जो है पैसा मंगा रहा है, या इस हेड में जो जिसके पास पैसा आ रहा है। दूसरे नंबर पे कौन है और इसको रिलीज कौन करता है, मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, that part of transfer payment. But one thing that you have to understand, that we have a trade deficit, or rather we have a current account deficit. हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट है। करंट अकाउंट डेफिसिट होने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा करंट अकाउंट था, यहाँ पर ये जो हमारा करंट अकाउंट था, ये ऑल मेस्ड अप ऑल्दो, बट दिस इज नेगेटिव, मतलब ये इस हेड में ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है, बावजूद इसके कि हम सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव कर रहे हैं। दिस, और इसका बहुत बड़ा रीजन है जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, वो क्रूड ऑयल है, बहुत सी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो हाई वैल्यूड है, एंड दिस इज द वन ऑफ द रीजन that you see here, that we have a current account deficit. We'll talk about this in the coming slide. Okay. Now, when we talk about this capital account, अब हमारा कैपिटल अकाउंट डेफिसिट नहीं है, हम अच्छा खासा एफडीआई रिसीव करते हैं, विच इज अ गुड
थैंक्स टू आर एफडीआई हम अच्छा एफडीआई रिसीव करते हैं. सो कैपिटल ट्रांजैक्शन दैट, अब इसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं? फाइनेंशियल कैपिटल सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स, कैपिटल अकाउंट, लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस, एसेट क्रिएटिंग काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, जहां की ये जो एसेट हैं ये कैसे होंगे? फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, लाइक लैंड एंड प्रॉपर्टीज. फाइन. अब हमने देखा लोन्स एंड बोरोइंग्स था, इन्वेस्टमेंट था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स था, एंड दिस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व which is held by the central bank of country, it is used. अब यहाँ से जो भी होगा फॉरेन बैंकिंग कैपिटल से जो भी यहाँ से पैसा जनरेट होगा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है. वो रिजर्व किसके पास है? वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखा हुआ है आरबीआई के पास. हर बैंक का, हर कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है वो उसके सेंट्रल बैंक के पास रखा होता है. हर कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है वो कहाँ लिखा होता है? उसके सेंट्रल बैंक के पास रखा होता है, और यहीं से तय होता है कि एक्सचेंज रेट क्या होगा उस करेंसी का. देन ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस. अब एक चीज समझनी होगी बिफोर दैट, एरर्स एंड ओमिशंस, एंड फर्स्ट लेट्स सी दिस. ओके, सो द ट्रांजैक्शन मेड बाय आरबीआई, हमारे केस में कौन ये ट्रांजैक्शंस कर रहा है? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है? आरबीआई. विच कॉज चेंजेस इन दी ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. अगर बीओपी डेफिसिट होगा, अगर बीओपी डेफिसिट होगा तो आरबीआई उसको कहां से देगा? वो ऑफिशियली उसको सरप्लस करेगा कि हमारे पास, मान लो हमारा बीओपी जो है वो $550 मिलियन से डेफिसिट है, हमारे पास पैसा रखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज, आरबीआई के पास रखा है, वो उसमें से उसको सम अप कर देगा. आई विल कम टू दिस पार्ट ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस. ऑफ कोर्स अब सारा डेटा अब कहने को तो बड़ा अच्छा लगता है कि सर सारा डेटा रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन क्या हम एक्चुअली सारा डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं? कुछ कम, कुछ ज़्यादा, कुछ ऊपर नीचे, 200-500 करोड़ रुपए ऊपर नीचे हो जाता है. So there are these errors and omissions because of imperfection in source data and compilation of balance of payment account. Of course, कुछ ना कुछ घर का अकाउंट बनाने में जब हमसे गलती हो जाती है तो वो तो पूरे देश का, पूरी दुनिया के साथ ट्रांजैक्शन का अकाउंट बन रहा है, तो उसमें गलती होना लाजमी है. उस गलतियों को हम एरर्स एंड ओमिशन में डालते हैं. लेकिन ये जो दोनों हेड हैं, ये ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन और ये एरर्स एंड ओमिशन, ये नेग्लिजिबल जो है ये नेग्लिजिबल होते हैं, तो इसलिए इतना हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करता. हमारे जो मेन कंसर्न है, और एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा कंसर्न बैलेंस ऑफ पेमेंट भी नहीं है, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड पे है. फाइन. और किसी भी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट का सबसे बड़ा कंपोनेंट जो होता है वो उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है. ध्यान रखिएगा, किसी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है वो उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है. और ये बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्चुअली बताता है दैट व्हाट इज द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी. क्या आपकी कंट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है या आप नेट इंपोर्टर हैं? अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो दो वजह हो सकती है. पहली कि या तो आप उस चीज का प्रोडक्शन आपके यहां बिल्कुल नहीं होता, हमारे यहां होता ही नहीं है. क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो बहुत नेग्लिजिबल है. मेजरली हम क्या कर रहे हैं? हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं. या फिर अगर आपके यहाँ वो प्रोड्यूस हो रहा है तो वो आपके यहाँ सफिशिएंट नहीं है. आप डेयरी प्रोडक्ट्स में देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, पल्सेस में देख सकते हैं, फर्टिलाइजर्स में हम देख सकते हैं कि जहाँ पर हमारे यहाँ प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन वो हमारे जो डिमांड है उससे कम है, तो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है. तो अगर आपसे कभी सवाल आएगा कि ट्रेड डेफिसिट को कम करने के क्या तरीके हो सकते हैं, पहला, या तो हम उन चीज़ों का प्रोडक्शन शुरू करें. अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो जाहिर सी बात है, इंडिया में पेट्रोल होता ही नहीं है या क्रूड ऑयल होता ही नहीं, तो हम कहाँ से प्रोडक्शन शुरू कर देंगे. लेकिन अगर हम उन चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो सफिशिएंट नहीं है तो हमें हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा, तभी जाके हम इस ट्रेड डेफिसिट से, हम इस बैलेंस ऑफ ट्रेड को वो बैलेंस कर पाएंगे. ट्रेड सरप्लस कब होगा? ट्रेड सरप्लस कब होगा? जब
ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, मतलब आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है तो ट्रेड सरप्लस है, इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है तो आपका ट्रेड डेफिसिट है। इंडिया में ट्रेड डेफिसिट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. वी एक्चुअली सफर फ्रॉम ट्विन डेफिसिट सिंड्रोम. विल टॉक अबाउट दैट लेटर. Okay. Now, the big question happened once in our economy, and that is balance BOP crisis. अब हमने कहा सर ट्रेड डेफिसिट है. हमने क्या कहा? ट्रेड डेफिसिट है. ठीक है, ट्रेड डेफिसिट होना कुछ नहीं, क्योंकि हो सकता है कोई इकोनॉमी या तो उनका प्रोडक्शन नहीं है लेकिन वो इंपोर्ट कर रहे हैं. वैलिड इनफ, इंटरनेशनल ट्रेड में ये पॉसिबल है. लेकिन प्रॉब्लम तब आती है, अब हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाया. किसी भी कंट्री का बीओपी क्या बैलेंस हो सकता है? प्रैक्टिकली नहीं हो सकता. बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमेशा इम्बैलेंस होता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमेशा इम्बैलेंस होता है. अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है तब तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी चीज है ये, तो वो तो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल चीज है. लेकिन अगर वो नेगेटिव है, अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन प्रिपेयर कर रहा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रिपेयर कर रहा है सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक कहेगा, मान लो हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो $50 मिलियन नेगेटिव है, मतलब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डेफिसिट बाय $50 मिलियन. तो हमारे केस में, इंडिया के केस में, आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई उसे कहेगा कि ठीक है, इतना बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, कोई बात नहीं, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है. कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया का फॉरेन एक फॉरेक्स रिजर्व एट प्रेजेंट एज इन 2022 व्हाट इज द फॉरेक्स रिजर्व वी हैव. तो हमारे पास इससे ज्यादा अमाउंट का फॉरेक्स रिजर्व है, हम इसे बैलेंस कर देंगे, क्योंकि वही बना रहा है, वही उसे प्रिपेयर कर रहा है. मतलब दिस इज नॉट प्रॉब्लमैटिक. बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी बैलेंस नहीं हो सकता. पॉजिटिव हो गया तो बहुत अच्छी चीज है, नेगेटिव है तो भी क्राइसिस नहीं है. क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक कहेगा कि भैया हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है कि हम इसको बैलेंस कर सकते हैं. तो वो क्या कहेगा? वो एरर्स एंड ओमिशंस दिखा के इसे जीरो बता देगा कि ये इतना इतना डिफरेंस आ रहा है एरर्स एंड ओमिशंस में, हमारे पास ऑफिशियल ट्रांजैक्शन भी है, एरर्स एंड ओमिशंस है, इस हेड में हम इतना पैसा ऐड ऑन कर देते हैं. मतलब आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट से ज्यादा है, नॉट अ प्रॉब्लम. बीओपी क्राइसिस तभी होता है जब आपका फॉरेक्स रिजर्व इज लेस देन योर बीओपी डेफिसिट. व्हेन योर फॉरेक्स रिजर्व, मतलब यहां पे जो वैल्यू है, मान लो आरबीआई के पास $10 मिलियन होता, तब आता बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तब आता बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की कंडीशन क्या होगी? जब फॉरेक्स रिजर्व जो होगा, फॉरेक्स रिजर्व जो होगा वो कम होगा बीओपी डेफिसिट से. 1990s में हमने देखा इंडिया ने बीओपी क्राइसिस फेस किया एक बार सिर्फ, एंड दैट वाज द टाइम आफ्टर दैट. और जनरली जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसका काम ही यही है कि जो कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रही है, मतलब उसका फॉरेक्स रिजर्व इतना बड़ा नहीं है कि वो उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस कर पाए, सिंपल लैंग्वेज में उसका फॉरेक्स रिजर्व में इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिजर्व कर पाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस कर पाए, दैट इज बीओपी क्राइसिस. और फिर आ जाता है आईएमएफ कि भैया वी आर गिविंग यू हेल्प. लेकिन आईएमएफ ऐसे ही हेल्प नहीं दे देता है कि ये लो, चलो जाओ, ले जाओ, खुश रहो. वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इंप्लाई करता है, वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इंप्लाई करता है और कहता है कि भाई साहब, आपको अपनी इकोनॉमी के अंदर ये स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने होंगे, तो हम आपको यहां से निकलने का, इस पोजीशन से निकलने का पैसा देंगे, वरना तो आप फिर से पैसा ले जाओगे तो आप एवरग्रीनिंग में लग जाओगे, क्योंकि एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन, फिर एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन. ये नहीं करना है, आपको अपनी इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने होंगे. एंड वी सॉ दैट आफ्टर द बीओपी क्राइसिस ऑफ 1991 वी केम अप विथ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी.
हमने उसके बाद देखा कि भाई साहब इसको जो है IMF का भी ये था, इंडियन इकोनॉमी ओपन अप होती है एंड वी सॉ अ न्यू एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन. So that new era of modernization had its root in BOP crisis. So these are like basic elements of BOP crisis and balance of payment as a whole. अब थोड़ा सा करंट डेटा देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेजर टॉप 10 मेजर कमोडिटी ग्रुप्स सोर्स एक्सपोर्ट्स. ओके, सो हम क्या क्या पहले हम देख लेते हैं, हम क्या क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर एक्सपोर्ट देखेंगे. इंपोर्ट भी है सबसे ज्यादा. अब देखो हम सबसे ज्यादा क्या इंपोर्ट, एंड दिस इज फ्रॉम अप टू मई 2022. ठीक है, सो दिस इज वैल्यू, ये शेयर है, ये ग्रोथ है. सो यू कैन सी नंबर 1 मेजर कमोडिटी ग्रुप पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल. नंबर 1 सबसे ज्यादा हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको इंपोर्ट कर रहे हैं. फिर गोल्ड, मतलब एक अंदाजे के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि हमारे घरों में जितना सोना रखा हुआ है ना, अलमारियों में, वो लाल डब्बों में जितना सोना रखा है, लीव व्हाट इज इन द टेम्पल्स, वो उन घरों में जितना सोना है, अगर आप उसको क्लब कर लेंगे तो शायद IMF के टोटल गोल्ड रिजर्व से ज्यादा है. वी आर ऑब्सेस्ड विद गोल्ड, एंड व्हेन वी आर ऑब्सेस्ड विद गोल्ड, एंड यू कैन सी गोल्ड सबसे ज्यादा सेकेंड नंबर पे है. एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ यू नो import. फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, then coal, coke, machinery, electrical, non-electrical. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So these are top 10 imports of a country as of May 2022. Source Ministry of Commerce. This is the latest what I got. चेंज होता रहे, चेंज ये हो सकता है, इसमें चेंज होने के टॉप 3 में तो चेंज होने के कोई ऐसे मेजर, क्योंकि आप टॉप 3 का टॉप 2 का तो डिफरेंस देख लीजिए. द शेयर ऑफ पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल इज ऑलमोस्ट 1/3, 29.93%, 30% लगभग हमारा टोटल इंपोर्ट कहां से आ रहा है वैल्यू में. ये बहुत बड़ा एक हमारे ऊपर ये बर्डन है, बहुत बड़ा हमारे इंपोर्ट बिल का कंपोनेंट है कि पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल. फिर गोल्ड है विच इज एनसी 29. सेकेंड इज ओनली 9%. Actually it is not 9% as such, and it gradually goes down. So this is out there. So जो top 10 हैं, ये top 10 जो हैं वो हमारे, ये जो top 10 एक्सपोर्ट कमोडिटी इंपोर्ट कमोडिटी ग्रुप हैं, ये हमारे टोटल इंपोर्ट का 80% है. 30% तो अकेला यही है, बाकी ये लोग हैं गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक. अब हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम क्या कर रहे हैं, दिस इज अगेन द सेम वैल्यू. इंजीनियरिंग गुड्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वेरी गुड. इंजीनियरिंग गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं विच इज 24% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट. 21% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड 8% इज ज्वेलरी. नाउ अंडरस्टैंड दिस, हियर वी आर व्हाट इंपोर्टिंग व्हाट, क्रूड ऑयल. हमारे देश में रिफाइनरीज हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कहाँ कहाँ रिफाइनरीज हैं, कौन कौन सी रिफाइनरीज हैं. और कमेंट सेक्शन में ना भी मेंशन करो तो एक मैप लेके सारी रिफाइनरीज को मार्क कर लेना, ज्योग्राफी में काम आएगा. तो बोलो सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, अरे इंटरडिसिप्लिनरी है भाई साहब. यहाँ पे आप देखेंगे हम गोल्ड को क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उसी ऑलमोस्ट सेम रेशियो में हम जेम्स एंड ज्वेलरी क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं. ओके, सो टॉप 10 मेजर. उसके अलावा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कॉटन यार्न, फैब्रिक्स, राइस, प्लास्टिक एंड लिनेलियम. और यहां पर हम टोटल अराउंड 80.99% जो है ये टॉप 10, ये 1, ये टॉप 10 जो एक्सपोर्ट हैं, ये टॉप 10 जो एक्सपोर्ट हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये टोटल हमारे एक्सपोर्ट कॉम्पोजिशन का 81%, लगभग 81% कमिंग फ्रॉम टॉप 10 मेजर engineering goods, petroleum products, gems and jewelry. And if you see here, they are the, और उसका भी almost you can say 43, this is 25, 21, almost somewhat less than half
जो है वो ये दो चीज़ों से आ रहा है, पेट्रोलियम, क्योंकि हम पेट्रोलियम एज एन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, बट इंपोर्ट तो हो रहा है. So if you can see the value in so this you can see this is the this was the value in May 20, 8,113 million US डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया और 18,000 डॉलर्स के आसपास का हम इंपोर्ट करते हैं. यहाँ पर हम नेगेशन हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है. इसी में देख लीजिए द डिफरेंस यू कैन सी कि हमारा हम ट्रेड डेफिसिट क्यों हैं. हम ट्रेड डेफिसिट क्यों हैं आपको यहाँ दिख जाएगा. हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं. हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 8,000 मिलियन डॉलर के आसपास का हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं. और जब हमारी इंपोर्ट की बात आती है तो हम 18,000 US डॉलर इंपोर्ट कर रहे हैं. मतलब 10,000 मिलियन डॉलर का शायद हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है. एक रफ एवरेज, नॉट एग्जैक्ट मैथ्स, एक रफ एवरेज. दिस इज आवर डोमेस्टिक कंजम्पशन इज, एंड दिस इज वेयर यू कैन सी. सो हमारा टोटल इंपोर्ट वैल्यू कितनी है. 60,000 मिलियन US डॉलर. हमारी टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू कितनी है. 37,000 US dollars, million US dollars, means we have a trade deficit. We have a trade deficit. Yes. Detailing we will of course हम उसको और ज़्यादा एक लेवल पे और ले जा सकते हैं, but because this is focus batch, I'll keep it up to here. So this is about balance of payment. This is about balance of payment. Now, I guess आपको एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, क्या नहीं है, ग्रोथ कितनी है. दिस होल डेटा इज इन फ्रंट ऑफ यू, एंड हियर यू हैव टू कम अप. आपसे जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा वो ऊपर के जो चीज़ें हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन और आ सकता है. इसमें से एक मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया था ट्रेडिंग पार्टनर का. कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि इंडिया के जो टॉप 5 इंपोर्ट सोर्सेज कहाँ से, मतलब उन 5 देशों के नाम लिखिए जो जहाँ से हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और उन 5 देशों के नाम लिखिए जो सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, मतलब जहाँ पर इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है. सो टॉप 5 इंपोर्ट सोर्सेज, मतलब किन किन देशों से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, ऐसे 5 देशों के नाम लिखिए. और उन 5 देशों के नाम लिखिए कमेंट सेक्शन में जहाँ हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं. And then because of this trade deficit, now you can see the volume of trade deficit. Total import 60,000, total export 37,000, and this के आगे मिलियन US डॉलर भी है. तो हमारी जो टोटल वैल्यू ऑफ विजिबल्स एंड विजिबल्स हैं, अगर हम उसको सम करेंगे तो हमारी कंट्री में आपको दिखेगा, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको दिखेगा कि क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट है. मतलब टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट एक्सीड्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट इंपोर्ट्स, इंपोर्ट एक्सीडिंग एक्सपोर्ट. व्हाट इज दिस करंट अकाउंट. तो जितने हमने करंट अकाउंट में कंपोनेंट्स लिखे थे, उनमें जो एक्सपोर्ट की वैल्यू है वो कम है, उसमें जो इंपोर्ट की वैल्यू है वो ज़्यादा है. एंड दिस इज the balance of export and import of goods is referred as trade balance. So we have India is suffering. हमारा balance of payment positive है कैपिटल अकाउंट की वजह से, लेकिन अगर आप करंट अकाउंट की बात करोगे तो करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट है. और इसी के साथ एक टर्म जुड़ा हुआ आ जाता है, दैट इज द ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम. व्हेन वी आर हैविंग, मैंने आपको बजट में बताया था दैट वी हैव अ फिस्कल डेफिसिट एंड बजट भी डेफिसिट है. एंड दिस इज अ सिचुएशन व्हेन एक्सपेंडिचर इज एक्सेडिंग द रेवेन्यूज एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट इन द करंट अकाउंट इज एक्सीडिंग द एक्सपोर्ट. इन दैट केस वी हैव करंट अकाउंट डेफिसिट एंड वी हैव अ फिस्कल डेफिसिट. और एक्चुअली कई बार ऐसा होता है, ये दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करना शुरू कर देते हैं, मतलब एक की वजह से दूसरा बढ़ने लगता है. जनरली क्या होता है, हाई फिस्कल डेफिसिट
लीड्स टू हाई करंट अकाउंट डेफिसिट। और ये प्रॉब्लम एग्जैजरेट होती जाती है, ये बढ़ती जाती है, उस लूप में घूमती जाती है। विल टॉक अबाउट दिस इन सम अदर वीडियो कि व्हाट इज दिस ट्विन डेफिसिट, इसके क्या क्या रीजंस हैं, इंडियन इकोनॉमी में हमें क्या ऐसी क्या गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है जो कि ट्विन डेफिसिट्स को डील करेगा, ट्विन डेफिसिट से लड़ने के लिए क्या क्या करा जा रहा है, और कौन कौन से ऐसे steps और लिए जा सकते हैं. I'll make a separate video for that because this is a bigger problem. We can't be discussing it here. I don't want to actually discuss here in this issue. So this was about your balance of payment, and now let us talk about the exchange rate system. Now what is this exchange rate? बहुत सिंपल जबान में समझें तो एक्सचेंज रेट का मतलब होता है किसी भी एक करेंसी का प्राइस दूसरी करेंसी में क्या है, या जो हमारे देश की करेंसी है उसका दूसरे देश की करेंसी में क्या प्राइस है, क्या वैल्यू है, दोनों का वैल्यूएशन क्या है. एक्सचेंज रेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा है वो आपकी करेंसी में नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा है वो डॉलर में हो रहा है. ऐसा क्यों? 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की हमने बात की अभी, वहां पर यह चीज भी तय हुई कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है डॉलर को एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट किया गया, और ये कहा गया और ये एक्सेप्ट माना भी गया कि जितने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होंगे, जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे ट्रांजैक्शंस हम किस में डिनोट करेंगे, हम यूएस डॉलर्स में. अब ये एग्जैक्टली व्हाट द सिस्टम इज इट ऑल अबाउट. So it is, as I've told you earlier, that it is the value of one nation's currency, किसी भी एक देश की करेंसी का क्या वैल्यू है वर्सेस द करेंसी ऑफ अदर नेशन और अदर इकोनॉमिक जोन. हम यहाँ इकोनॉमिक जोन क्यों कह रहे हैं? यूरो, क्योंकि यूरो किसी एक पर्टिकुलर नेशन की करेंसी नहीं है. यूरो इज अ करेंसी ऑफ एन इकोनॉमिक जोन. नाउ अब एक्सचेंज रेट जो हो सकते हैं वो फ्लोटिंग भी हो सकते हैं, वो फिक्स्ड भी हो सकते हैं. होता क्या है देखो, इसको ऐसे समझते हैं कि एक्सचेंज रेट को एक बहुत बेसिक चीज मान लीजिए कि दुनिया में स्टैंडर्ड क्या है. मान लीजिए हम एक मेटल, प्रेशियस मेटल गोल्ड को मान लेते हैं. गोल्ड क्या है? गोल्ड प्रेशियस मेटल है. हम देखेंगे कि 1 ग्राम गोल्ड की कीमत यूएसडी में क्या है और उसी 1 ग्राम की कीमत इंडियन रुपी में क्या है, और दोनों को इक्वेट कर देंगे. सिंपल, एक बहुत बेसिक तरीका ये है कि हम एक चीज को देखें. गोल्ड सब, क्योंकि गोल्ड की प्योरिटी, गोल्ड का जो कॉम्पोजिशन है वो पूरी दुनिया में कॉमन है, स्टैंडर्ड है, गोल्ड को सब वैल्यूएबल भी मानते हैं. तो हम देखते हैं अच्छा भैया 1 ग्राम गोल्ड की कीमत तुम्हारे यहाँ क्या है, 1 ग्राम गोल्ड की कीमत हमारे यहाँ क्या है, इस पे गोल्ड बराबर है तो हम उसको इक्वेट कर लेते हैं. द वेरी सिंपल वे टू ब्रिंग दिस ऑन. लेकिन क्योंकि ये जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, जहां पे इसको हम यूज करने वाले हैं, वो अपने आप में इतना सिंपल नहीं है. वो क्योंकि हम यहां पे बात करने वाले हैं किसकी? इंटरनेशनल ट्रेड की. हम यहां पे किसकी बात करने वाले हैं? हम यहां पे बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड की. सो अ फ्री फ्लोटिंग, अब 2 तरीके के एक्सचेंज रेट है. एक हमने कहा फिक्स्ड, एक हमने कहा फ्लोटिंग. फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, सरकार हो सकती है, सेंट्रल बैंक हो सकता है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जब अपनी करेंसी की वैल्यू को फिक्स करता है, वो तय करता है कि भैया हम आपको जो कहना है करो, हम तो भाई मानेंगे कि 50 रुपए का $1 है. हमने माना, हम इसको फिक्स कर रहे हैं. चाइना ये करता है. चाइना ने एक्चुअली अभी 2017 के बाद से दे हैव ऑप्टेड फॉर दिस. स्पेशली वो जो द होल स्टोरी ऑफ करेंसी वॉर्स between China and USA, it started here. जब चाइना ने इस चीज़ की ये वाले काम शुरू किए, जब उसने अपनी करेंसी एक्सचेंज रेट को फिक्स करना शुरू किया, खास तौर पे अगेंस्ट यूएस डॉलर्स. लेकिन जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है, फ्लोट मतलब वो फ्लक्चुएट करेगा, उसमें कुछ ऊपर नीचे होगा. वो इसलिए क्योंकि यहां पर कोई फिक्स नहीं कर रहा है,
कोई भी एक्सटर्नल कहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन हो, एजेंसी हो, वो उसे फिक्स नहीं कर रही है, बल्कि एक करेंसी की दूसरे करेंसी में जो वैल्यू है वो तय की जा रही है कि दोनों करेंसी का डिमांड एंड सप्लाई क्या है। एक तरीका क्या है कि जो सरकार है या जो सेंट्रल बैंक है वो उसकी वैल्यू को फिक्स कर दे। एक तरीका है जो एक्सटर्नल जो डिमांड है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, कभी रुपए की डिमांड ज्यादा होगी तो जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। एंड यहां पर जो हम रुपए के कंटेक्स्ट में अब जो भी हम यहां पे एग्जांपल लेंगे वो आईएनआर, इंडियन रुपी और यूएसडी के कंटेक्स्ट में लेंगे। अब आप इसको ऐसे समझिए, ऐसे हमारे पास हम मान के चलते हैं कि 1 यूएस डॉलर इज इक्वल्स टू, एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं 70 रुपीज। 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 70 इंडियन रुपीज। अब अगर दो कंडीशन है, एक कह लेते हैं हम, एक है फिक्स्ड, एक है फ्लोटिंग, एक है फिक्स्ड, एक है फ्लोटिंग। मान लीजिए कि अगर रिजर्व बैंक ये कहता है कि हमारी जो करेंसी वैल्यू है यूएस डॉलर में, हम उसको करेंगे, हम मानेंगे कि 1 यूएस डॉलर इज इक्वल्स टू 75 इंडियन रुपीज। 1 यूएस डॉलर इज इक्वल्स टू 75 इंडियन रुपीज। तो अब यहां रुपए की वैल्यू कम हुई कि बढ़ गई? यहां रुपए की वैल्यू जो है, यहां जो रुपए की वैल्यू है वो क्या हो गई? वो कम हो गई। यहां रुपए की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। सर आप बोलोगे ये तो आप कैसी बात कर रहे हैं, यहां तो ज्यादा आ रहा है। इसको ऐसे समझिए कि पहले के जमाने में 1 रुपए में 4 टॉफी आती थी। 1 रुपए में कितनी टॉफी आ रही थी? 4 टॉफी आ रही थी। मान लीजिए कुछ चेंज होता, अब 1 रुपए में 8 टॉफी आएगी, तो टॉफी महंगी हुई या सस्ती हुई? टॉफी सस्ती हो गई। टॉफी क्या हुई? सस्ती हो गई। और अगर मैं कहूं कि नहीं 1 रुपए में जो है अब 2 टॉफी आएगी, तो टॉफी क्या हो गई? महंगी हो गई। यानी कि मैं ये कह सकता हूं टॉफी की वैल्यू बढ़ गई। यहां पर अगर हम ये मान लेते हैं कि 1 यूएस डॉलर जो है 75 रुपीज का, पहले कितना था? 70, अब कितना हो गया? कितना कर दिया गया? 75। तो हम मानते हैं इसमें रुपए की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। ऑपोजिट हो सकता है, हम ये मान सकते हैं कि 1 यूएस डॉलर की जो वैल्यू है 65 इंडियन रुपीज है। तो अब यहां पर क्या हुआ है? इन दिस केस द वैल्यू ऑफ रुपी हैज गॉन अप। द वैल्यू ऑफ रुपी हैज गॉन अप। यहां पर रुपए की वैल्यू क्या हो गई है? रुपए की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। इतनी बात समझ में आई? अब अगर यहां क्या हो रहा है? वैल्यू बढ़ रही है। अब अगर ये खुद किया जा रहा है, ये कोई एजेंसी कर रही है, कोई गवर्नमेंट कर रही है, कोई सेंट्रल बैंक कर रही है, तो हम इसे कहेंगे, लीव दिस फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग, हटाओ इसको, बाद में देखेंगे। हम इसे क्या कहेंगे? हम इस कंडीशन को कहेंगे इवैल्यूएशन। मतलब जब खुद अपनी करेंसी को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में हम अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो हम अपनी करेंसी का वैल्यूएशन बढ़ा रहे हैं, हम उसको इवैल्यू कर रहे हैं, हम उसकी वैल्यूएशन को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम खुद, अब ये मानते नहीं, हम दुनिया की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे? हम इस करेंसी एक्सचेंज रेट को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो हम इसको कहेंगे डिवैल्यूएशन। कब? फिक्स्ड रेट, अगर एक्सचेंज रेट रेजीम हम फॉलो कर रहे हैं। यहां डिमांड सप्लाई से कोई मतलब नहीं है, इंटरनेशनल डिमांड से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ क्या देखेंगे? हम अपने हिसाब से इन चीजों को करेंगे।
फ्लोटिंग अगर एक्सचेंज रेट है और अब यहां पे क्या होगा, यहां करेंसी की वैल्यू मान लो यही अप एंड डाउन चल रहा है, लेकिन यहां पर जो करेंसी की वैल्यू है वो कोई फिक्स नहीं कर रहा है, वो कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं दिखा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, लेट इट गेट फ्री, फ्री फ्लोटिंग है, मतलब जैसी डिमांड एंड सप्लाई होगी वैसा करेंसी का वैल्यू ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर उस केस में ऐसा होता है तो इसे हम कहते हैं एप्रिसिएशन और इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये कब होगा, when this is basically when this is left, when this valuation of one currency in other is left to the market forces of demand and supply, when this is left to the market forces of demand and supply, appreciation depreciation, when by let's say हमारे केस में गवर्नमेंट और आरबीआई, हम उसको कहेंगे दैट दिस इज एवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन। अब आप बोलोगे सर हम क्यों डिवैल्यू करने लगे अपनी करेंसी को, हम अपनी करेंसी को डिवैल्यू क्यों करेंगे, हमारे लिए तो अच्छा है कि एवैल्यूएशन हो। ये उस इन्फ्लेशन की तरह है, जब हमने इन्फ्लेशन की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन ना बहुत ज्यादा अच्छा है ना बहुत कम अच्छा है, एक ऑप्टिमम लेवल। मान लो अब इस, क्योंकि इससे डिपेंडेंट, इसके ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इस पे क्या डिपेंड कर रहा है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। मान लो कि हमारी करेंसी का क्या हो रहा है, हमारी करेंसी का डिवैल्यूएशन सरकार ने किया, तो फायदा किसे होगा, इंपोर्टर को कि एक्सपोर्टर को? फायदा इसमें होगा, आई गेस अब तक आप लोगों में से कुछ ने कमेंट सेक्शन में लिखा भी होगा कि फायदा किसे होगा। फायदा यहां पर होगा इस कंडीशन में जब हम अपनी करेंसी को क्या कर रहे हैं, हम अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर रहे हैं, हम अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो उस केस में फायदा होगा जो यहां पर एक्सपोर्ट कर रहा होगा। वो इसलिए होगा, मान लो वी आर प्रोड्यूसिंग दिस पेन, वी आर एक्सपोर्टिंग दिस, और हमने इसकी वैल्यू रखी $2। इस हमारे पेन की वैल्यू कितनी है इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन की अगर हम बात करें, तो हमारी वैल्यू होगी $2। पहले इस केस में क्या हो रहा था, हमें कितना पैसा मिल रहा था, 140 रुपए, बाहर तो इसकी वैल्यू कितनी, $2, लेकिन जब वो $2 मैं इंडिया में लेके आऊंगा, मैं उसे एक्सचेंज कराऊंगा, तो अब मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी, अब मुझे वैल्यू मिलेगी 150 इंडियन रुपीस। तो मेरा जो एक्सपोर्टर है, जो यहां पर एक्सपोर्टर है, उसका क्या हो गया, फायदा हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम जो इंपोर्टर होता है, तो इन दिस केस ऑफ डिवैल्यूएशन, एक्सपोर्टर will get more price, but importer will be at loss. But importer will be at loss because now he has to pay more money. इधर opposite, उधर इंपोर्टर का फायदा होगा लेकिन एक्सपोर्टर का नुकसान होगा, और यहीं पर हमको करेंसी एक्सचेंज रेट को बैलेंस करना पड़ता है, यहीं पर हमको करेंसी एक्सचेंज रेट को मैनेज करना पड़ता है। ये अपने आप होगा, अपने आप इन द सेंस डिमांड ज्यादा, सप्लाई, डिमांड ज्यादा तो वैल्यू ज्यादा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी इन रिलेशन टू रुपी क्या होगा, रुपए की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी इन कंपैरिजन टू डॉलर, क्योंकि हमने डॉलर को कांस्टेंट मान लिया है। हम फ्लक्चुएट क्या करा रहे हैं, हम अपनी करेंसी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, फ्लक्चुएट डॉलर भी होगा अगर आप रुपए को कांस्टेंट ले लेंगे तो। इस केस में क्या होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ऑपोजिट इंपैक्ट पड़ेगा। यहां पर हम देखेंगे कि जब वैल्यू बढ़ेगी, तो जब भी वैल्यू बढ़ेगी, करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब हम इस पोजीशन में आएंगे, तो यहां पे किसको फायदा होगा, इंपोर्टर को फायदा होगा, यहां पर किसको फायदा होगा, एक्सपोर्टर को फायदा होगा। ठीक। अब यहां पर ना बहुत ज्यादा, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल रिलेशंस में आप पढ़ रहे होगे, जियो पॉलिटिक्स के बारे में आप पढ़ रहे होगे, और बहुत ज्यादा जो है अप एंड डाउन लगा रहता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो हम यहां पर एक चीज देखते हैं कि
क्या हमें कौन सा एक्सचेंज रेट ऑप्ट करना चाहिए कि हम सेफ भी रहें, ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ जाएं, ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो जाए, ऐसा ना हो कि कोई कंट्री इसका मिसयूज कर ले। इसलिए हम क्या कहते हैं, हम यूज करते हैं मैनेज्ड फ्लोट। मैनेज्ड फ्लोट का मतलब क्या है कि नॉर्मली हम अलाउ करेंगे कि भैया नॉर्मली देयर विल बी अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, नॉर्मली देयर विल बी अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। बट अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा वैल्यू में तो क्या हो सकता है, at that point of time the RBI will intervene, or at least for some duration, at least for a day or maybe for a week, वो क्या कर सकता है, वो managed वो उसको fix कर सकता है। I'll give you one example। अब चाइना को इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ाना है। हमने इन्फ्लेशन का एक रीजन देखा था कि देयर इज इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। अब चाइना को इंडिया को हर्ट करना है, मान लो दे आर नॉट एबल टू टैकल अस ऑन बॉर्डर, बॉर्डर पे हमारा कुछ नुकसान नहीं कर पा रहे, मतलब इनकी इकोनॉमी को नुकसान करते हैं। इन दैट केस लेट्स से, और वो खुद नहीं आता है, चाइना ने क्या किया, लेट्स से 50 बिलियन यूएसडी का पैसे दे दिए मान लो श्रीलंका को। चाइना ने क्या किया, 50 बिलियन, और इनसे कहा कि आप इंडिया से कोई भी एक्सपोर्ट ऑर्डर दे दो, इंडिया में आप कोई भी एक्सपोर्ट ऑर्डर दे दो। चाइना ने क्या कहा, श्रीलंका को पैसे दिए, वो ये कर ही रहा है, इस तरीके की वो हरकतें चाइना करता रहता है। चाइना ने मानो ये करा कि श्रीलंका को दिए $50 बिलियन कि इंडिया में आप एक्सपोर्ट ऑर्डर लगा दो। एक्सपोर्ट ऑर्डर जब लगाया और उनसे कहा कि सारा पैसा एक बार में पे कर देना, तुम्हें गुड्स मिल जाएंगे फ्री में, हमारा काम हो जाएगा। तो अब ये $50 का जब $50 बिलियन का जब एक्सपोर्ट होगा, मान लेते हैं, तो क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी में क्या हो गया, $50 बिलियन आ गए। $50 बिलियन कहां आ गए, इंडिया में। ऑल ऑफ अ सडन क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज्ड, अभी $50 बिलियन क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा और वो सारा पैसा कहां चला जाएगा, हमारी इकोनॉमी में। ऑल ऑफ अ सडन क्या होगा, देयर विल बी एन इंक्रीज सप्लाई ऑफ रुपी इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन आ जाएगा। जब ये कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश करेंगे तो फिर आरबीआई आएगा, बोलेगा सर वी आर हियर टू सेव, डोंट डू दिस, हम एक्सचेंज रेट को फिक्स कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। ये इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि हमारे यहां करंट अकाउंट पे फुल कन्वर्टिबिलिटी है। फुल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है जो भी करंट अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट पड़ा, जो भी करंट अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है वो पूरा कन्वर्ट कर दिया जाएगा, चाहे वो रुपए में हो चाहे वो डॉलर में, पूरा कन्वर्ट, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं। हमारे यहाँ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो है उस पर कैप लगा हुआ है, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पे कोई कैप नहीं है। तो इसका तो फायदा उठा सकता है कोई भी इंटरनेशनल, जिसको इंडिया को जो है इंडियन इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करना होगा, वो क्या करेगा, ढेर सारा पैसा जंप इन कर देगा। लेकिन अगर ऐसा करने की कोशिश की जाएगी तो फिर आरबीआई विल स्टेप इन, बिकॉज मैनेज्ड फ्लोट इज देयर। आरबीआई विल स्टेप इन एंड इट विल फिक्स इट कि इससे ज्यादा इससे कम नहीं मिलेगा, इतने पे लेना है ले लो, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन देयर विल बी इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड, रुपए वापस जाएगा सिस्टम में, डॉलर वापस जाएगा सिस्टम में, और रुपए की डिमांड क्या होगी, इतनी डिमांड बढ़ जाएगी ना, कितना रुपया दो, क्योंकि ये तो एक्सपोर्टर ने जो यहां दिया वो इस पैसे को तो इस डॉलर को तो वो यूज नहीं कर पाएगा अपनी इकोनॉमी में, जो भी उसको सैलरी देना है, वेजेस है, इनपुट है, जो भी है, उसे तो रुपया चाहिए। अब वो रुपया जब कन्वर्ट कराने जाएगा, क्योंकि वो करंट अकाउंट में करा रहा है तो कोई कैप नहीं लगा हुआ है, कोई कैप नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, पूरा पैसा कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा पैसा जो है वो इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा, विच may destabilize the flow of money, the flow of currency in the economy, ultimately leading to what? Inflation. इंडियन इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो सकती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, आरबीआई विल स्टेप इन, दे हैव मैनेज्ड फ्लोट। मैनेज्ड फ्लोट का मतलब यह है कि नॉर्मली इट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, नॉर्मली इट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, बट इफ there is too much up and down, in that stage, in that condition, RBI will step in, the central bank will step in and it will
fix the exchange rate. Sometimes it is used unnecessarily also by some other countries. We'll talk about that some other day. तो ये एक system है which we are talk about. So we have talked about this depreciation. Depreciation you can go for the very, मतलब अगर आपको ये समझ में आ गया, this whole, no, that is all bookish things that यहाँ पर लिखी हुई है. You can, I don't want to go for slide reading. That is not something you can pause it, you can read it, but आपको concept समझ में आना चाहिए कि rupee depreciation means rupee has become less valuable with respect to dollar. Simple. Depreciation, ये वाला आ गया depreciation, devaluation, depreciation. हम कर रहे हैं, सरकार कर रही है, आरबीआई कर रही है, तो evaluation, devaluation. इधर हो रहा है तो एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन. बस ये टेबल समझ में आएगा, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. ये अगर समझ में आ गया कि इस कंडीशन में एक्सपोर्टर का फायदा होगा, इस कंडीशन में इंपोर्टर का, लिख भी देता हूं यहां पे. आपको एक मतलब ये बैलेंस करना इतना इंपॉर्टेंट है, जस्ट फॉर वन अ वेरी अप्रॉक्सीमेट फिगर आई एम टेलिंग यू that if rupee against dollar depreciate by 1, मतलब if it depreciate by 1 rupee, मान लो 70 था 71 हो गया, 70 था 71 हो गया. हमारा जो ऑयल, क्रूड ऑयल हमने देखा ना कितना बड़ा कंपोनेंट है हमारे क्रूड ऑयल पे. आप खुद सोचिए कि coming here, this is what we are importing. अब अगर इस पेट्रोलियम क्रूड ऑयल इस 18,142 मिलियन यूएस डॉलर, मतलब इसके आगे आप इस डेसिमल को हटाने के बाद 4 जीरो और लगा सकते हैं. दिस इज व्हाट, एंड इफ दिस मच अमाउंट ऑफ डॉलर, 1 रुपी चेंज होता है, हमारे इंपोर्ट बिल पे पर डे पे हजारों करोड़ का, कम से कम 8 से 10,000 करोड़ रुपए का फर्क पड़ता है एक दिन में, 1 रुपए के डिफरेंस पे, वो भी किस पे, क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पे. नाउ यू इमेजिन कि कितना क्रूशियल है इस चीज को बैलेंस करना. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे एक्सपोर्टर्स का इंटरेस्ट हर्ट होने लग जाए, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट ज्यादा करना है. जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना अच्छा हमारी इकोनॉमी के लिए, उतना ज्यादा पैसा अंदर आएगा और उतना अच्छा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो स्ट्रेंथन होगा. सो वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन दिस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट, अभी जो मैंने आपको बात बताई कि करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. अब क्या ऐसा किया जा सकता है कि मान लीजिए कोई बड़ी सी कंपनी है, इंडियन कंपनी है, एनर्जी कंपनी है या पोर्ट्स की कंपनी है, वो क्या कर रही है, उसने फॉरेन के किसी बैंक से, मान लो अमेरिकन बैंक से एक लोन लिया और उस लोन को वो इंडिया में लेके आए. अच्छी बात है, हमने देखा ना एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होती हैं. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब होता है, एक होता है सॉवरेन लोन, एक होता है ईसीबी. सॉवरेन लोन जब भारत सरकार लोन ले रही है, और ईसीबी का मतलब होता है जब कोई प्राइवेट एंटिटी बाहर से कमर्शियल एक्टिविटी के लिए लोन ला रही. वी कॉल दैट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग. वी कॉल दैट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग. हियर व्हाट हैपेंस कि अगर मैंने आपको जैसा बताया कि करंट अकाउंट में, यानी कि जो भी आइटम करंट अकाउंट में है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है, वो इसी साल का ट्रांजैक्शन है, उसमें अलाउ कर दिया गया है कि आपका जितना पैसा आ रहा है, जो भी आप डॉलर लेके आ रहे हो, हम उसको सारा कन्वर्ट करेंगे. जो भी आप करंट अकाउंट में डॉलर का पेमेंट करने के लिए डिमांड करोगे, हम वो सारा डॉलर कन्वर्ट करके देंगे. भारत सरकार का इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. देयर इज फुल करेंसी कन्वर्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, in current account, full currency convertibility in this. But और पहले ये ऑपरेशनल कब हुआ, 1994 से. उससे पहले क्या था, इट वाज पार्शियली कन्वर्टेबल, मतलब एक कैप लगा हुआ था, फुल कन्वर्टेबिलिटी नहीं थी. ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कि जब हम गए आईएमएफ के पास, जब आप जाते हैं कि हमारा बीओपी क्राइसिस है, वी नीड अ बेल आउट पैकेज,
तो IMF ऐसे नहीं लोन दे देगा, वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखता है, और उसकी एक कंडीशन ये भी थी कि भैया करंट अकाउंट में फुल करेंसी कन्वर्टेबिलिटी आप दीजिए। सो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, इसके बाद इसको लेके कमेटी बनी, दिस वाज एसएस तारापुर कमेटी 1997 में। इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद जो है ग्रेजुअली अभी हमारे यहां इंडिया इज स्टिल अ कंट्री ऑफ पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, 40-60 का रेशियो है। अभी हमारे यहां कैपिटल अकाउंट पे तो वो जो लोन, वो जो इन्वेस्टमेंट, वो जो बैंकिंग कैपिटल, जो हमने कैपिटल अकाउंट में जितने कंपोनेंट्स लिखे थे उसमें फुल करेंसी कन्वर्टेबिलिटी अलाउड नहीं है। ऑल्दो अब इसके ऊपर डिबेट होती है। कुछ का कहना है कि अगर हमें और ज्यादा एफडीआई इनफ्लोज चाहिए तो हमें कैपिटल अकाउंट के ऊपर भी फुल करेंसी कन्वर्टेबिलिटी कर देनी चाहिए। लेकिन जो ईस्ट एशियन एग्जाम्पल्स 1997 में हुआ उसके बाद एक इस डिबेट पे, क्योंकि जिनका कहना था कि नहीं, ये अगर हम ऐसा कर देंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेबल अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगी और कोई कभी भी इकोनॉमी को जो है वो हर्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इनके साथ ये हुआ कि इन्होंने जब ये इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनना शुरू हुए 90s में, तो इन कंट्रीज ने क्या किया, इन कंट्रीज ने पूरी करेंसी कन्वर्टेबिलिटी अलाउ कर दी कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट पे मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो, कुछ हो, कंप्लीट एफडीआई, एफआईआई, ईसीबी, सब पे इन्होंने क्या किया, पूरी जो है कन्वर्टेबिलिटी कि आपके ऊपर कोई कैप नहीं, आप जितना चाहो कन्वर्ट कर लो। जब इनकी इकोनॉमी में डिस्टेबल अनस्टेबल कंडीशन आई, जब इनकी इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हुई, ऑल ऑफ अ सडन इनकी करेंसी की डिमांड जो है खत्म हो गई, यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ने लगी। इनके यहाँ हम जिसको हॉपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं वो कंडीशन आ गई। क्यों? देयर वाज एन इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी, देयर ओन करेंसी इन द इकोनॉमी। तो कैपिटल, क्योंकि बल्क में पैसा वहां लगा हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया, सारा पैसा वापस करो, सारा पैसा कन्वर्ट करो। हमारे यहाँ मान लो किसी ने कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो, क्योंकि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, पार्शियल है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, कैपिटल अकाउंट में पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी है, वो सारा पैसा चाह के भी नहीं निकाल सकता। मींस नो, दिस इज द आर्ग्यूमेंट वो लोग देते हैं जिनका ये कहना है कि भैया हमें इस पे फुल नहीं करनी चाहिए, हमें इसको पार्शियल ही रहने देना चाहिए। ये एक सेंस, एक स्टेबल कंडीशन को मेंटेन कर सकता है इकोनॉमी के अंदर। लेकिन ग्रेजुअली हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा चाह रहे हैं कि हम इसमें भी एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। कैसा? कि जो हमारी कैपिटल जो इनफ्लो है वो भी मेंटेन रहे, जो एक ट्रस्ट है वो, आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर ऐसा कर देंगे तो जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है वो स्लो डाउन हो जाएगा। पूरी तरीके से फ्री भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ईस्ट एशियन एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां ऑल ऑफ अ सडन विद इन नो टाइम, विद इन अ मंथ जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाता है करेंसी में। और आज के टाइम पे हम जितना ज़्यादा ग्लोबलाइज होते जा रहे हैं उतना ज़्यादा ये सेंसिटिव होता जा रहा है करेंसी एक्सचेंज रेट। So we need to maintain this balance, और that is why we are gradually allowing, हम इसमें, लेकिन we are taking required precautions. We are taking required precautions. We are not doing it कर दो, fine, because there are certain other risk involved in this. एग्जाम में कभी लिखना हो तो कमेटी का नाम जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। So क्या कंडीशन है? First of all, Indian corporate is allowed फुल कन्वर्टेबिलिटी इन द ऑटोमेटिक रूट। दो रूट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब यह है कि इतने अमाउंट, $500 मिलियन के अमाउंट के लिए आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, यू कैन फ्रीली गो फॉर दैट। इफ द इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन गो विद इट। देन सेम चीज, क्योंकि ये तो लोन इनकमिंग है, आपको लोन भी देना है और सबको लोन, इफ इट इज अबव 500 दे कैन प्रीपे दिस। इंडिविजुअल्स $250,000 इज द लिमिट, उनके लिए एक लिमिट है। इंडिविजुअल्स भी कुछ फॉरेन एसेट्स, शेयर एटसेट्रा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इंडिविजुअल के केस में कितनी लिमिट है? 250,000 पर एनम। This is the amount of dollars that you can get converted. Beyond this you will not. आपके पास $5 लाख हैं, मान लो कोई लोन ले आया
ठीक है, कोई लोन ले आया और या कोई इन्वेस्टमेंट ले आया 1,000 मिलियन का, या इवन वो ले आया मान लो 2,000 मिलियन डॉलर्स का, तो अब उसका ये जो 2,000 मिलियन डॉलर्स है ये 4 साल में कन्वर्ट होगा, पहले 500 फिर 500 फिर 500 फिर 500, लिमिट लगा रखी है, इतने तक कोई इशू नहीं, उससे ऊपर आपको सरकार से परमिशन लेनी होगी, अगर उनको लगेगा कि ठीक है अलाउ कर देना चाहिए, इससे हमारा फ्लो ऑफ मनी, इससे इम्बैलेंस नहीं क्रिएट होगा, दे में अलाउ, और एल्स वो उसको कैप पर रख सकते हैं कि 500 तक ठीक है। यहाँ पर भी यही है, अगर आपने शेयर में इन्वेस्ट किया और आपने इतना पैसा कमा लिया, मान लो आपने कमा लिया बाहर के शेयर में इन्वेस्ट करके $3 लाख, $300,000 won't be allowed, they will say 2,50,000, above that take permission, if allowed or else not. This one, fourth point, that unlimited amount of gold is allowed to be imported. This is equal to allowing full convertibility in the capital account via current account route, but not feasible for everybody, and this is not allowed now. So आपको सिर्फ इस स्टेज पे दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला कि जो हमारा करंट अकाउंट है उसमें क्या है, करंट अकाउंट में फुल कन्वर्टेबिलिटी है, उसमें जितना ट्रांजैक्शन होगा रुपए को डॉलर में, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट लॉन्ग टर्म चलने वाला है, हमें यहाँ स्टेबिलिटी चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए, तो हमने क्या किया है, हमने उसको लिमिट कर दिया, हमने उस पर कैप लगा रखी कि हमारी इकोनॉमी को आप इतना इजीली जो है हिट नहीं कर पाओगे इन फ्लक्चुएशन से। So this is about the basics of exchange rate. These are about the basics of exchange rate and basics of convertibility. Evaluation, devaluation, depreciation, appreciation, ये ध्यान रखना है, और यही basic concepts जब आप इसको absorb कर लोगे and then you move a step ahead. आप इसके आगे when we will talk इन अदर लेक्चर्स हम इसके आगे भी बात करेंगे, हम इसको और डेप्थ में लेके जाएंगे, लेकिन आज इस स्टेज के लिए आई जस्ट वांट कि आप ये जो आज हमने पढ़ा इस चीज को समझ लो, इन फंडामेंटल्स को समझ लो, इन फंडामेंटल्स को अब्सॉर्ब कर लो, दैट इज इट। नो नीड टू गो बियॉन्ड दिस फॉर बेसिक फंडामेंटल लेवल। इसके आगे बहुत कुछ है, लॉट टू बी डन, बट वो होता है ना, देखो पीएचडी करने के लिए मास्टर्स करना पड़ेगा, मास्टर्स करने के लिए ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, यही तो नियम है ना। आपको सर हमें तो सिर्फ ग्रेजुएशन, हमें तो हाई लेवल पढ़ना है, हम सीधे पीएचडी कर लेते हैं, नहीं कर पाओगे। पढ़ने को पढ़ लोगे लेकिन यू विल आफ्टर टाइम यू विल फेल डाउन, गिरोगे, गारंटेड गिरोगे। क्यों? क्योंकि आपने दौड़ने के बेसिक्स नहीं सीखे और आपने जो है सीधे रेस में उतर गए। रेस में उतरने से पहले दौड़ने के बेसिक्स सीखो। एक्सपर्ट बनने के लिए फंडामेंटल्स होना जरूरी है। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग एंड आई एम अगेन रिपीटिंग कि रैंक और सिलेक्ट हो जाना आपकी चॉइस है। आप चाहते हो सर 700-800 रैंक आ जाए, हम सिलेक्ट हो जाएं, हमें तो सरकारी नौकरी से मतलब है, आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जिस दिन आपका रिजल्ट आए आपको किसी को बताने की जरूरत ना पड़े कि मेरा रिजल्ट आ गया है, अखबार, न्यूज और सोशल मीडिया बता दे कि इसका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको अपने फंडामेंटल्स पे काम करना पड़ेगा। रैंक बिलोंग टू दोज हु हैव स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। रैंक इज नॉट फॉर दिस। आप बिल्कुल सिलेक्ट हो सकते हो, मैं उसका मना नहीं कर रहा हूं, सिलेक्ट हो जाओगे, लेकिन सिलेक्शन एंड सिलेक्शन विथ रैंक, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है हर किसी की जिंदगी में। सो अगेन फॉर एवरी सब्जेक्ट, फॉर दिस होल एग्जामिनेशन, वन थिंग दैट आई विल सजेस्ट एंड आई वांट दैट एवरी एस्पिरेंट शुड डू दैट, जितना स्ट्रांग अपने फंडामेंटल पे काम करोगे। इसलिए हम क्यों कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहां फंडामेंटल्स हैं। एनसीईआरटी जब लिखी जाती है, and I can tell this with my personal experience because I have been a part of that earlier, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती, एक चैप्टर को लिखा जाता तो कई बार हम ऐसी चीजें मेंशन कर देते थे कि ये बोले नहीं ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा पहली बार पढ़ेगा। क्यों? वहां पे हमें उसको इंफॉर्मेशन कम देनी, हमें उसके बेसिक्स को, उसके फंडामेंटल्स को, उसकी नींव को, उसके फाउंडेशन को मजबूत करना है। सो दिस इज फाउंडेशन। नाउ इन द लेटर स्टेज वी विल बिल्ड ओवर दिस समथिंग।
So just absorb this, revise this, keep on brushing your fundamentals. क्योंकि होता क्या है, आप फंडामेंटल स्टार्टिंग में पढ़ते हो, फिर आप एक प्रिपरेशन की जर्नी में लग जाते हो. उस जर्नी में आपसे जब आप इतना आगे निकल जाते हो कि आपसे फंडामेंटल फिर आगे चल के रिवाइज नहीं कर पाते, वो मिस हो जाते हैं. एंड इफ़ यू कैन सी, इस आज के लेक्चर से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे. आई एम नॉट सेइंग सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चंस मिलेंगे. और अगर आप ये अच्छे कर लोगे तो जो क्वेश्चंस ऐसे हैं ना, 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं. एक जैसे, बिकॉज क्रिकेट हमारे यहाँ सब देखते हैं, एक कैटेगरी क्वेश्चन कैसी होता है, द जूसी हाफ वॉली. उस पर तो खेलना है, उस पर तो शॉट मारना, उस पर ड्राइव करना है, उसमें कुछ फुल टॉस हो सकता है, मतलब विच इज प्लेएबल, विच यू कैन हिट फ्रीली. आंखें बंद करके भी उस पर शॉट लगाओगे तो उसने जाके बाउंड्री पार करनी है. वो क्वेश्चन यहां आते हैं. कुछ क्वेश्चन कैसे होते हैं, डिफेंड करने होते हैं. डिफेंड इन द सेंस कि ठीक है तुम रुक जाओ. देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच हैव टू बी डिफेंडेड. जब यॉर्कर आता है तो क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं, भैया रुक जाओ, आउट नहीं होंगे तो हम बाद में देख लेंगे. 2-4 यॉर्कर आएगा, फिर यॉर्कर भी प्लेएबल हो जाती है. लेकिन एक जो होता है ना, व्हाट वी कॉल इन क्रिकेट द डेडली आउट स्विंगर, लगता है खेल जाओ और उसको जब खेलते हैं तो a nick and you're gone. These are the questions which are not to be touched. We'll discuss about art of attempting the prelims question someday later, but remember, not all questions are to be attempted, and not all basic questions are to be left. This is the difference. This is what smart strategy is. So this is it from my end in this video. हम इस फोकस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियोस में, जहां हम इकोनॉमी के और दूसरे टॉपिक्स पे बात करेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. जय हिंद.